हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स वाला जो सेक्शन है, फिजिक्स सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, जहां पर हम हमारे सेकेंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं? गति। मोशन, इसके पहले वाली क्लास में मैं बहुत सारी बेसिक चीजें बता चुकी हूँ। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी और हम आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। आज मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ और हम आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली आज हम किन किन सेक्शंस पर डिस्कशन या बात करने वाले हैं, तो पहले तो हम उसे जान लेते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको अदिश राशि, सदिश राशि के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? हमने वहां पर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, और जो कि उसी में ही हमने इन दोनों को पढ़ा था। उसी को ही मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ, बेसिक पूरा देखने के बाद कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने तरीके के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ मोशन भी हमने वहां डिस्कस किए थे, अलग अलग तरीके के मोशंस थे। आज हम डिस्टेंस यानी दूरी के बारे में बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कि दूरी क्या होती है। सबसे पहले तो दूरी की एक परिभाषा होती है, और वो क्या होती है? द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ covered by an object is called distance। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। तो बात समझ में आ रही है? बात कुछ इतनी सी है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये डिस्टेंस यानी दूरी की अगर हम बात करें तो ये है क्या एक्चुअली में, हम कैसे पहचानेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इतना तो आप सबको पता ही होगा कि डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कोई लड़का है ना, एक कोई लड़का है और उसका नाम है चीकू। ये चीकू आपको पूरे फिजिक्स में मिलने वाला है, आगे पूरी कहानी में ये हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं चीकू जिसके सर पे मात्र 2 ही बाल है, तो इसने एक प्लेस से चलना शुरू किया, है ना। इसने एक प्लेस से चलना शुरू किया, दूसरे प्लेस पर ये गया, दूसरे से तीसरे प्लेस पर ये गया, और तीसरे से चौथे प्लेस पर ये आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि चीकू ने सबसे पहले कितनी दूरी तय करी, तो अगर हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि चीकू पहले 5 मीटर चला, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर वो 5 मीटर की दूरी तय करी, बी से सी पॉइंट पे अगेन उसने 5 मीटर की दूरी तय करी, सी से डी पॉइंट पे अब उसने 10 मीटर की दूरी तय करी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि चीकू ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी। तो हम यही बोलेंगे ना कि चीकू ने टोटल डिस्टेंस कवर करी है ए से डी तक 5 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर, मतलब चीकू टोटल कितना चला है भाई? चीकू ने टोटल 20 मीटर की दूरी तय करी। तो हमने यही तो बोला है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई, किसी भी वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई। तो कुल मार्ग कितना था? कुल मार्ग की लंबाई कितनी थी? तो कुल मार्ग की लंबाई थी 20 मीटर। मतलब उसने टोटल कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी है? तो हम क्या बोलेंगे? 20 मीटर। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये जो दूरी है, क्या यहाँ पर किसी तरीके का कोई डायरेक्शन है? क्या यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिशा है? तो बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टेंस या दूरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ किसी भी तरह की कोई दिशा नहीं होती है। और जब यहाँ दिशा नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि परिमाण होगा। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये है भाई स्केलर क्वांटिटी।
ये है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब एक ऐसी राशि जहां पर दिशा नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। आई थिंक आपको ये कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक चीज और कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अगर हमसे किसी ने पूछा कि चलो बताओ कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है भाई मीटर। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वो मीटर होती है। सो हमने जाना किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। दूरी हमने देखा, चीकू एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, दूसरे से तीसरे पर आया, तीसरे से चौथे पर आया, और टोटल उसने कितनी दूरी तय करी है, 20 मीटर की दूरी तय करी। क्लियर। सो ये था हमारा डिस्टेंस। कौन सी राशि है, तो ये है अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर दिशा नहीं होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है। परिमाण मतलब जिसको हम मेजर कर सकें, जिसका हम मापन कर सकें। बेसिकली परिमाण में संख्या और उसकी ऐसा यूनिट दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमने देखा भी है कि संख्या भी और उसकी ऐसा यूनिट भी है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये भी डिस्टेंस है, पर ये कौन से डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। हिंदी में जिसे हम क्या कहेंगे, तो हिंदी में ये न्यूनतम दूरी कहलाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम न्यूनतम दूरी कहेंगे, क्या बोला जा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूनतम दूरी। सो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट एक न्यूनतम दूरी होती है। फिर मैम हमें कैसे पता चलेगा कि दूरी और न्यूनतम दूरी में क्या अंतर है, अभी वो हम जानेंगे। एक चीज और, इसे हम और कैसे देख सकते हैं, तो इसे हम देख सकते हैं फाइनल में से इनिशियल को, मतलब यहाँ पर फाइनल पॉइंट को इनिशियल से माइनस कर देंगे तो भी हम क्या निकाल सकते हैं भाई, विस्थापन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं, है ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, माइनस इनिशियल पॉइंट, है ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि अंतिम में से शुरुआती बिंदु को माइनस करने से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे निकलेगी ये न्यूनतम दूरी, तो ध्यान से सुनो। अगर आपसे किसी ने बोला, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपसे कह रही हूं, जैसे कि ये जो चीकू नाम का लड़का था, वो इस प्लेस पर खड़ा है, ठीक है ना। अब वो यहां से घूमता 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 फिरता ऐसे जाते जाते इस पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि जब ये पूरा इतना घूम फिर कर आया, उसने 20 मीटर की दूरी तय करी है, तो भाई ये क्या हो जाएगी, उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस होगी। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बस यही क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्योंकि ये कौन सी दूरी है, ये कौन सी दूरी है, तो ये है न्यूनतम दूरी। ये है न्यूनतम दूरी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर ये जाना, मैंने आपको ये बताया है कि जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है ये भी दूरी ही है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जहां हमने देखा कि हम अंतिम बिंदु से शुरुआती को माइनस कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। और अगर इसी में मैं दूरी फाइंड करने जाऊंगी तो वो क्या होगी, चीकू एक प्लेस से ये जो घूमते फिरते यहाँ पर ये दूरी तय करते हुए आया, बस इसने मान लो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, तो वो जो डिस्टेंस है वही उसकी क्या होगी, दूरी। डिस्टेंस ही दूरी है, हिंदी में उसको दूरी कहते हैं। बस वो जो क्या कवर करते हुए आया है, और यहां से यहां तक अगर हम अंतिम में से शुरुआती को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, विस्थापन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, मीटर ही होती है। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं। हमने पहले डिस्टेंस देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, और एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीजों को कवर करते हैं। एक ही एग्जाम्पल में हम दोनों ही चीजों को कवर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है भाई, पहाड़
है ना। मान लेते हैं कि ये क्या है, पहाड़ है, ठीक है। ऐसे मानने में क्या जा रहा है, हमने देखा कि ये क्या है, पहाड़, बहुत ज्यादा पहाड़ बन गए हैं, इतने नहीं बनाने थे। हमने देखा कि ये क्या है, पहाड़ है। अब हमें ये पता चला कि ये जो पहाड़ है, एक लड़का और एक लड़की है। ये है कौन, चीकू भाई साहब, और ये कौन है, चिंकी, है ना। ये कौन है, तो ये है चिंकी। अब ध्यान से सुनना, चीकू के सर पे 2 ही बाल हैं और चिंकी के तो भाई बहुत घने से बाल हैं, लंबे से अच्छे खासे बाल हैं। ये है रास्ता, रास्ता भी मैं आपको बता दूं, है ना, रास्ता भी देख लो। ओहो, चलो भाई रास्ता भी बना लेते हैं, है ना। उल्टा तिरछा तो नहीं हुआ है, हुआ है। और यहां पर भी बना लेते हैं, बिल्कुल बन गया है। अब हम देखेंगे रास्ते को, ये है रास्ता। देखो 2 चीजें यहां पर निकल कर आएंगी। अब ये जो चिंकी है ना, ये चाहे तो ये 2 रास्ते यहां पर है। एक तो ये ऐसा है कि आप सीधे चल दो, या तो फिर आप क्या करो, ये जो घूम के वाला रास्ता है, ये पूरे पहाड़ देखते हुए आओ, फिर आप यहाँ पे जाओ, पूरे पहाड़ देखते हुए आओ, फिर आप यहाँ पर जाओ। 2 चीजें हैं। अब किसी को पूरे पहाड़ देखना होगा तो वो पूरा घूमते फिरते हुए आएगा, है ना। अगर किसी को पहाड़ देखते हुए आना है तो वो पूरा घूमते फिरते हुए आएगा। तो चिंकी ने बोला कि मुझे क्या है कि घर थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मुझे न्यूनतम दूरी चाहिए। और ऊपर वाला जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा लंबा था, ये पूरा मान लेते हैं यहाँ पर ये 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी, और यहाँ पर मात्र 7 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी। कि एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं, है ना, 7 बहुत कम नहीं हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी। हमने ये देखा कि जो चिंकी थी वो क्या हो गई, टपक टपक करते हुए इस रास्ते से होते हुए गई। उसने 10 मीटर की जो दूरी है उसे तय किया, और वो अपने एंड पॉइंट पर आकर क्या हो गई भाई, खड़ी हो गई, है ना। वो अपने एंड पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई। अब चीकू था, उसको थोड़ा घूम फिर के जाना था, तो वो यहाँ से ऐसे घूमते घूमते आया, और घूमते 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 वो अपने एंड पॉइंट पर आ गया, है ना। वो अपने एंड पॉइंट पर आ गया, पर चीकू ने समय कैसा लिया, ज्यादा, क्योंकि चीकू को डिस्टेंस कैसी मिल गई, ज्यादा। और जो चिंकी थी उसने ज्यादा समय नहीं लिया, वो जल्दी पहुंच गई, क्योंकि उसने कौन सी दूरी तय करी, न्यूनतम। तो बात केवल इतनी सी है, बात केवल इतनी सी है, इन भाई साहब का नाम है चीकू और इन मैडम का नाम है चिंकी। देखो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं ताकि आपको क्या हो, सिंपली ध्यान रहे, सिंपली ध्यान रहे। तो होता ये है कि ये जो चीकू है और ये जो चिंकी है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम डिस्टेंस किसने कवर करी है और डिस्प्लेसमेंट किसने कवर करा, मतलब दूरी किसने तय करी और न्यूनतम दूरी किसने तय करी। तो चीकू की अगर मैं बात करूं तो उसने डिस्टेंस को कवर किया है, चिंकी की अगर मैं बात करूं तो उसने न्यूनतम दूरी को तय किया है। इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी है और इसने डिस्टेंस कवर करी है। पॉइंट क्लियर है, ये न्यूनतम दूरी हो गई चिंकी की, और ये उसकी क्या हो गई, कुल दूरी हो गई। दूरी ये भी है पर ये कैसी है, न्यूनतम है। पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे हमने इसके पहले वाला एग्जांपल देखा, दूरी ये भी थी, दूरी ये तो है ही, लेकिन ये भी थी, पर ये कैसी थी, न्यूनतम थी। जैसे हम स्कूल में मान लो यहां से यहां हमें वॉशरूम जाना है, हमें वॉशरूम जाना है, लेकिन हम पूरे जो कॉरिडोर में घूमते घूमते जा रहे हैं, तो वो जो पूरे कॉरिडोर में घूमे हम, तो वो दूरी हो गई। और घूम कर अभी अगर हम सीधे वॉशरूम चले गए तो वो हमारी न्यूनतम दूरी हो गई, पर पूरा घूम के गए तो हमने दूरी तय करी, क्योंकि हमें हर जगह इधर उधर घूमना था। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन कौन सी राशि है। अगर मैं डिस्टेंस यानी दूरी की बात करूं तो यहाँ पर दिशा मैटर नहीं करती, यानी ये कौन सी राशि होगी, तो ये होगी एक अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर दिशा मैटर नहीं करती, यानी ये है एक स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिशा मैटर करती है, दिशा होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा होगी। अदिश में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, और दिशा असदिश में दिशा के साथ साथ परिमाण, परिमाण के साथ साथ दिशा तो होगा ही होगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है, यस और नो।
तो हमने चीकू और चिंकी की कहानी देख ली है और हमें बहुत कुछ यहाँ से क्लियर हो गया है ना। और इसी के साथ इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर है, इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर है। अगर हमसे कोई बोले कि डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, और ध्यान से सुनना, और भी कुछ कुछ चीजें बता रही हूँ डिस्टेंस को लेकर, और भी कुछ कुछ चीजें बता रही हूँ डिस्टेंस को लेकर, कि कभी हमसे किसी ने पूछा कि बताओ डिस्टेंस कैसा होगा, तो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस या दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है और दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे मैं एक प्लेस पर खड़ी हूँ, अगर मैं एक कदम भी बढ़ाऊंगी तभी तो मैंने कोई दूरी तय करी ना, और अगर मैंने एक भी कदम नहीं बढ़ाया तो वो दूरी तो दूरी हुई ही नहीं, मुझे कुछ तो चलना पड़ेगा। तो मैं हमेशा डिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी ये कैसा होगा, बढ़ता जाएगा, वो कभी नेगेटिव में या शून्य तो नहीं होगा। शून्य कभी ऐसा है कि जैसे मैं एक प्लेस पर खड़ी ही हूं मैं केवल, तो क्या ये मेरी डिस्टेंस है, क्या ये मेरी दूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप भी आगे बढ़ गई, दैट मीन्स ये मेरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, दैट मीन्स ये मेरी क्या हो जाएगी, दूरी। पॉइंट समझ रहे हो, बस इतनी सी कहानी थी। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को लेकर भी तो ये बात आएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट को लेकर भी तो ये बात आएगी, यानी कि विस्थापन को लेकर भी तो ये बात आएगी। आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैम ये क्या क्या हो सकता है, तो भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। तीनों ही सिचुएशन, तीनों ही स्थिति इसमें हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। अब कमेंट करके बताना, अब क्या कमेंट करना है, मतलब बता देना कि सारी चीजें क्लियर हैं, यस और नो। जहां तक है कि हमने हर एक तरीके से इसको देख लिया है, हर एक तरीके से हमने इसे पढ़ लिया है। कौन कौन सी राशि है, तो दूरी में दिशा नहीं होती है, इसलिए अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर दिशा यानी डायरेक्शन होगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अब हम आते हैं आगे, अब हम जानते हैं वेलोसिटी के बारे में। और अब आप कहेंगे कि यस मैम हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि ये दूरी और ये विस्थापन में क्या अंतर होता है। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही वो जीरो होगी, लेकिन हाँ न्यूनतम दूरी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अच्छा, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कितना अटपटी बात है ना, मैम हमसे कह रही हैं कि जो विस्थापन है वो भी तो दूरी है, और अगर विस्थापन भी दूरी है तो ये जीरो कैसी हो रही, नेगेटिव कैसे हो रही है। जैसे बात समझने की कोशिश करना, आपने एक पॉइंट से चलना शुरू किया, चलते 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 आप वापस उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो गए। आपने एक पॉइंट से चलना शुरू किया था और आप अंत में उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो गए। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूनतम दूरी होती है वो फाइनल में से इनिशियल को माइनस की जाती है, तो फाइनल भी आपका जीरो था, इनिशियल भी जीरो था, तो आप क्या बोलोगे कि आपका विस्थापन कैसा है, शून्य। पॉइंट समझ में आ रहा है, यस और नो। तो हम ऐसे ही निकाल देंगे डिस्प्लेसमेंट को कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विस्थापन निकल कर आ जाएगा। तो हमने देखा कि क्या होता है, शून्य होता है। भाई किसी भी चीज को अगर हम स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव साइन होगा, और इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। सो विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य सारी ही स्थिति इसमें एप्लीकेबल होती है, बट विस्थापन में, डिस्टेंस में नहीं। चलो अब हम आते हैं अपने आगे सेक्शन की तरफ। व्हाट इज वेलोसिटी, वेग क्या है। वेलोसिटी इज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, भौतिकी की अगर मैं बात करूं, तो वेग भौतिक में एक आवश्यक अवधारणा है जो समय के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को मापती है। इसकी ठीक बात क्या है, एक मिनट रुकना, एक्सीलरेशन, त्वरण। तो वेग के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। हमने क्या देखा कि वेग क्या होती है, भौतिक में एक बहुत ही विशेष अवधारणा है ना, आवश्यक अवधारणा है जो समय के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को मापती है। जब किसी वस्तु की गति को एक निश्चित दिशा में मापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति को किसी निश्चित दिशा में मापा जाता है तो उसे वेग कहा जाता है, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो वेग यानी वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है भाई, मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है। साथ ही साथ ये कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी या वेग की अगर मैं बात करूंगी तो ये कौन सी क्वांटिटी है। तो देखो पहली चीज तो इसमें दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, यानी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। यानी ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। चलो फटाफट से इसका एसएस ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे।
अब हम बढ़ते हैं आगे। वेलोसिटी के बारे में पता चल गया होगा। स्पीड एक अलग चीज होती है, वेलोसिटी अलग होती है। जैसे डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। स्पीड के बारे में भी अगर मैं बात कर लूं, है ना, स्पीड के बारे में भी अगर मैं बात करूं, ये नीचे चला जाए, 2 मिनट। हाँ जी, तो ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि जो स्पीड होती है ये होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होती है, तो ये होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो स्पीड की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर। और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की तरफ, है ना। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की तरफ। और त्वरण क्या होता है भाई, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरित कहा जाता है। बेसिकली अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, किस में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट मींस वो वस्तु क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, त्वरित हो रही है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गति में वृद्धि या कमी की गति की दिशा में गति में वृद्धि या कमी या गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी क्या कहना चाह रहा है। त्वरण के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सैब का गिरना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, इसी के साथ जब कोई कार ट्रैफिक लाइट पर रुकती है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, तो ये एक्सीलरेशन के होते हैं। देखो एक्सीलरेशन में ना आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो वेलोसिटी का ध्यान रखना है कि वेलोसिटी तो होगी ही होगी, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर u मिलेगा आपको, यहाँ पर v मिलेगा आपको। अब ये u और v क्या है, तो ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और ये v क्या है, तो ये v है आपकी फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का, भाई अगर इनिशियल फाइनल दोनों ही वेलोसिटी है तो कोई टाइम भी तो लगा होगा डेफिनेटली। तो v माइनस यू अपॉन में t इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका क्या होता है सूत्र होता है। तो एक्सीलरेशन निकालना है तो यहाँ पर यस ये बिल्कुल सच है कि जो वेलोसिटी है उसमें चेंज होगा, तभी तो आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। आप माइनस करोगे, टाइम से डिवाइड करोगे, तो आप क्या निकाल सकते हो एक्सीलरेशन, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इस चीज का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति। आगे आपको अब ये पढ़ने को मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हम अभी ही पढ़ लेते हैं। आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो बेटर है कि हम पहले ही इसे अच्छे से पढ़ के बैठ जाते हैं, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम में परेशानी ना हो। सो यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक प्रकार की गति को किसी विशेष किसी वस्तु की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर जो गति होती है वो एक ही प्रकार की गति होती है, जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और इसका वेग उस रेखा के साथ स्थिर रहता है, क्योंकि समय की अवधि के बावजूद समय के समान अंतराल में समय समान दूरी पर में तय करती है। देखो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि जो एक समान गति है, यानी कि जो एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि जो एक समान गति है, भाई वो क्या होती है, तो ध्यान रखना इस चीज का। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति में हमेशा क्या मैटर करता है कि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम मैटर करेगा, है ना। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब भी कोई व्यक्ति इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब भी कोई व्यक्ति इक्वल डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है, बस वही क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि ध्यान से देखो, यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसे समझो। टाइम पहले 0 मिनट है ना, टाइम तो क्या 2 सेकेंड है। डिस्टेंस पहले कैसी थी, 0 थी, फिर 4 मीटर हुई, फिर 8 मीटर हुई, फिर 12 मीटर हुई, फिर 16 मीटर हुई। इनके बीच में डिस्टेंस कैसा, डिफरेंस कैसा, इक्वल है। टाइम देखो 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, इनके बीच में भी डिफरेंस कैसा, इक्वल है। ये टाइम कैसा है, तो वो सेम ही चल रहा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करे,
यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, बस वही क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यहाँ पर इनके बीच की डिफरेंस कैसा है, इक्वल है, चाहे मैं टाइम की बात करूं चाहे मैं डिस्टेंस की बात करूं। अगर ये अनइक्वल होता तो फिर गड़बड़ हो जाती। जैसे डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल नहीं होती तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चले जाते, असमान गति में चले जाते। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, समान समय में समान दूरी तय करने पर ही वो क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाती है। एक समान गति ये कहलाती है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, असमान गति। अब मैंने बोला ना गति कैसी होगी इसमें, असमान, टाइम वैसा ही वाला रहेगा कि टाइम के बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल। इसी प्रकार की गति को किसी वस्तु की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें वस्तु विभिन्न गति से यात्रा करती है और समय अंतराल की अवधि के बावजूद समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। बिल्कुल सही बोला है। यानी ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा हो, यानी कि समान समय में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं उसे कवर करे, यानी कि असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे, बस वही क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी कोई व्यक्ति इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यानी कि समान समय में असमान दूरी को तय करे तो वही क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल जैसे मैं आपसे बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले 10 मीटर की दूरी तय करी है ना, फिर मैंने 40 मीटर की दूरी तय करी, फिर मैंने 90 मीटर की दूरी तय करी, फिर मैंने सीधे 150 मीटर की दूरी तय करी। ऐसा करने में यहाँ मैंने 10 सेकंड का समय लिया, यहाँ पर भी 10 सेकंड का समय लिया, 10 सेकंड का समय लिया। तो मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया है कि यहाँ पर टाइम कैसा है, इक्वल है ना, लेकिन डिस्टेंस कैसी है, तो वो डिस्टेंस हो गई अनइक्वल। डिस्टेंस कैसी हो गई, अनइक्वल। तो बस यही क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, असमान गति जिसे हम कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो अब आगे कभी भी कहीं पर भी ये नाम आ जाए तो समझ जाना किसके बारे में बात चल रही है। समझ जाओगे कि नहीं समझ पाओगे, बताओ भाई, समझ पाओगे कि नहीं? तो जहां तक है कि समझ तो गए ही होगे। अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ। मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया है। टाइम देख लिया है, डिस्टेंस देखा है, डिस्प्लेसमेंट देखा है, हमने देखा है वेलोसिटी को, हमने देखा एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। अब आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन की गति के नियम। सबसे पहले न्यूटन की गति के टोटल कितने नियम है तो मैं आपको बता देती हूँ। न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम बेसिकली हमें इनर्शिया यानी जड़त्व के बारे में बताता है, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें बेसिकली फोर्स को क्लियरली बताता है कि किसी भी वस्तु पर फोर्स कितना लगना है। हमें फोर्स के बारे में डेफिनेशन फर्स्ट से मिल गई थी, लेकिन फोर्स अप्लाई कैसे करना है, लगना कितना है, वो हमें न्यूटन की गति के दूसरे नियम ने बताया। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ये हमें न्यूटन की गति के तीसरे नियम ने बताया। अभी सब समझेंगे बट पूरा इसका पहले कॉन्सेप्ट समझो। सर आइजैक न्यूटन ने गणित और भौतिकी के कई क्षेत्रों में काम किया है, बिल्कुल सही। हम सर आइजैक न्यूटन को क्या कहते हैं, तो ये फादर ऑफ फिजिक्स है। एंड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बात आएगी ना तो वो एल्बर्ट आइंस्टीन है। बात समझ में आई? सो न्यूटन को क्या कहा जाता है भाई, तो ये है फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स, यानी कि ये हमारे भौतिक विज्ञान के कौन है, पिता है। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन होंगे। क्लियर? चलो 1686 में उन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफी नेचुरलिस में गति के 3 नियम जो है वो प्रस्तुत किए। इसी बुक में गति के 3 नियमों के बारे में बताया गया।
इसी में गति के 3 नियमों के बारे में बताया गया। क्लियर ये चीज? सो अब हम गति के तीनों नियम को इकट्ठा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आज की क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा गति के तीनों नियमों के बारे में बताऊंगी। फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक एक गति के नियम को बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए, बेसिक के लिए हम इसके बारे में जानते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का पहला नियम हमसे क्या कहता है? एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है, पॉइंट को ध्यान से सुनना, और एक गतिमान वस्तु निरंतर गति एवं एक सीधी रेखा में गति करती है। किसकी बात चल रही है? गतिमान वस्तु की, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हमारी इजी लैंग्वेज में वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भाई वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर वो मोशन में ही रहेगा। बात केवल इतनी सी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगता, तब तक की ये बात चल रही है। क्लियर ये चीज? तो हमने देखा न्यूटन के गति के पहले नियम को कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, और अगर वह वस्तु गति की अवस्था में है, गतिमान अवस्था में, तो वो एक सीधी रेखा में गति करती रहेगी, लेकिन जब तक उस पर कोई बाह्य बल या असंतुलित बल काम ना करे। ये हमें न्यूटन के गति के पहले नियम ने बताया था। अब सुनो, न्यूटन के गति का पहला नियम हमें इनर्शिया के बारे में भी बताता है ना, इनर्शिया के बारे में भी ये हमें बताता है। अब ये इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये होता है जड़त्व। जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो जड़त्व के प्रकार हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। जड़त्व के प्रकार हमें पढ़ने होंगे, जैसे इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, हम गति का जड़त्व पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा का जड़त्व। ये 3 तरीके के जड़त्व हमको यहाँ पर बेसिकली पढ़ने होते हैं, डिस्कस करने होते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, न्यूटन के गति के पहले नियम की अगर मैं बात करूं, उसमें इतनी सारी चीजें आती हैं और इजी लैंग्वेज में समझना है तो वो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, जो कि हमसे क्या कहता है? किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो बेसिकली जो फोर्स होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर के, संवेग में परिवर्तन की दर के, थोड़ा थोड़ा सा भी बता रही हूं है ना, परिवर्तन की दर के। पहली बात तो ये संवेग कहां से आ गया है? तो संवेग को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? तो ये मोमेंटम होता है। कभी भी मोमेंटम निकालना हो तो 2 चीजों का ध्यान रखना, और आप क्या ध्यान रखोगे? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगर आपके पास मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी है, दैट मींस आप क्या निकाल सकते हो? तो आप निकाल सकते हो मोमेंटम यानी कि संवेग। क्लियर? फिर जब हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम इनिशियल मोमेंटम अलग निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम अलग निकालेंगे। बात समझ रहे हो? वहां पर हम इनिशियल मोमेंटम अलग निकालेंगे, फाइनल अलग निकालेंगे। फिर हम दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम में हमें ये जो फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, जो कि क्या है? मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, ये इससे ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गई, ये इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हो गई, ये हम यहाँ पर जानेंगे। बात समझ रहे हो? ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब आते हैं आगे न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को हम डिस्कस करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर या पहली पर बराबर और विपरीत बल लगाने का काम करती है। बेसिकली हमसे ये क्या बोल रहे हैं कि हर एक क्षण का इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। हर एक्शन का क्या होता है भाई? इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है।
हर क्रिया की बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। जैसे हमारे द्वारा चलना, वॉकिंग इसका एग्जाम्पल होगा क्या? 100% होगा। एक बात बताओ, अगर आपको कोई सरफेस ही नहीं मिलेगा, जैसे आप अपने पैरों को यहाँ पर रखते हो, अगर आपको धरती की तरफ से कोई पुश या पुल नहीं मिलेगा तो क्या आपका स्टेप आगे बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ पाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो धरती ने भी हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। तो ये एग्जाम्पल, वॉकिंग यानी चलना, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गति के तीसरे नियम का। इसी के अलावा अगर मैं आपसे बोलूं नाव वाला एक एग्जाम्पल है, एक नाव वाला भी एक एग्जाम्पल है, जहां पर ये बोट है ना, और ये यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसे बाहर उतरना है, वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अब वो फटाक से पैर यहाँ रखेगा और जंप करके वहां कूद जाएगा, पर अगर उसने ऐसा किया तो नाव थोड़ा सा नीचे जाएगी, पर ऐसे ही क्या नाव डूब जाएगी? नहीं, उसको पानी की तरफ से, यहाँ क्या है? बहुत सारा पानी है, सो पानी की तरफ से उसे क्या मिलेगा? पुश या पुल, और वो वापस अपने जगह पर जाकर खड़ी हो जाएगी। सो ये है पूरी कहानी। आई होप आपको न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको दूरी के बारे में बताया कि भाई दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। मैंने आपको विस्थापन के बारे में बताया। फिर हमने दूरी और विस्थापन को एक सिंपल से एग्जांपल से समझा, किसमें कौन सी राशि है हमने ये भी जान लिया। फिर हमने वेलोसिटी को जाना, फिर हमने एक्सेलरेशन त्वरण को जाना, हमने यूनिफॉर्म मोशन को जाना, हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जाना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किया, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन को देखा, थर्ड को देखा, है ना। न्यूटन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, है ना। सबसे पहले तो जानकारी ली थी, वही मैं कहूँ ये इतना रिपीट नहीं है। फिर उसके बाद अब कहानी होती है यहाँ पर खत्म। अब कहानी होती है यहाँ पर खत्म। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना है, अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप स्टेट एजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली। और इसी के साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज भी, इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया उसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सो आई होप कि सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो, बिल्कुल क्लियर हो गया हो। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इसके आगे के बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरे नियम को बहुत डिटेल में जाकर देखेंगे। पहले नियम में इनर्शिया पर डिस्कशन करेंगे, सेकेंड लॉ में हम बात करेंगे किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर, कि कैसे वो जो संवेग में परिवर्तन की दर है, पहले फोर्स समानुपाती था संवेग में परिवर्तन की दर के, फिर फोर्स का फॉर्मूला कैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन होता है। फिर गति के तीसरे नियम को भी डिस्कस करेंगे और ऐसे करके हम हर एक चीज को कवर करते चलेंगे। सेशन कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।